गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके ले जाए 9th क्लास में चैप्टर 2 सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का मतलब होता है संविधान की डिजाइन, इसका स्वरूप कैसा है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब आती है, लोकतंत्र की जब बात आती है, तो इसके लिए हमें बहुत सेक्रीफाई करना पड़ा है, इंडियंस को भी करना पड़ा है। तो इसी कड़ी में हम आज साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, जहां पर नेशनल हीरो के रूप में उभर के आई थी एक हस्ती जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। जैसे हमारे हिंदुस्तानी राजनीति की अगर बात करते हैं या यहाँ के लोकतंत्र की अगर बात करते हैं, तो जो रोल यहाँ महात्मा गांधी का था, सेम एज लाइक वैसा ही रोल यहाँ नेल्सन मंडेला का था। नेल्सन मंडेला एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी काले गोरों के भेद के मिटाने के लिए। तो इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की बात होती है कि किस तरीके से इसकी डिजाइन होती है, किस प्रकार ये बनता है। तो आपको पता हो, शायद आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हो, आपको याद हो तो मैं बता दूं आपको कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, हमारे संविधान का निर्माण करने में। तो ऐसे नहीं बन गया था, हमने दुनिया के तमाम संविधानों की स्टडी करी और उन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करके जो अच्छी चीज हमें लगी वो हमने अडॉप्ट करी और जो बेकार चीज थी उनको हमने छोड़ दिया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सबसे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द साउथ अफ्रीका। देखो प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक दोनों तरीके से हो सकता है। डेमोक्रेटिक वो होता है जहां लोकतांत्रिक रूप से बने, जनता के हित की सारी बातें हों, और जहां डेमोक्रेटिक की बजाय अगर वो नॉर्मली अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तो आप घर का भी बना सकते हो, किसी भी देश का भी बना सकते हो, किसी राज्य का भी बना सकते हो, लेकिन क्या वो लोकतांत्रिक है, क्या वो जनता के हितों की बात करता है, क्या वो जनता की रेमेडीज की बात करता है। तो इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बना सकता है, लेकिन खास बात जो लड़ाई लड़ी जाती है वो किसकी लड़ी जाती है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ी जाती है। तो संविधान निर्माण के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंदर नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान है। और किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध करते हैं। तो देखिए आप, आई हैव फाउट अगेंस्ट एंड व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट इन द अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन एंड हैव एंड charity is the ideal of the democratic and the free society in which all the persons and live together in the harmony and with equal opportunity। तो क्या कहा नेल्सन मंडेला ने कि मैंने काले और गोरे भेद की रणनीति का विरोध किया और अपनी पूरी जिंदगी में सेक्रीफाई करते रहे काले गोरों का भेद मिटाने के लिए। और इन्होंने कहा, एक थ्योरी दी कि एक ऐसी समाज की मैं कल्पना करता हूँ, एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करता हूँ जिसमें हार्मनी हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। एक ऐसा प्रेम संबंध उनमें रहे, एक से माधुर्य उनमें रहे, ऐसा प्रेम भाव उनमें रहे और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सभी को सम्मान जो है अवसर मिले और सम्मान अवसर के साथ वो आगे बढ़े और अपने जीवन को जिए। इट इज इन द आइडियल ऑफ विच आई होप टू लिव for the and the live they and achieve, but it's the need, but it's the and the ideal for which I am and prepared to die। क्या कहा कि मैं इस प्रकार के समाज के लिए जीता हूँ जो एक आइडियल हो, एक आदर्श समाज हो, उसके लिए मैं जीता हूँ। अगर इस आदर्श समाज को कोई यहाँ चाहती है तो इसके बचाव के लिए मैं मेरी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार के नेल्सन मंडेला थे जो अपने आदर्श समाज की कल्पना करते थे और काले गोरों के भेद को मिटाकर एक इक्वलिटी, एक अपॉर्चुनिटी, एक सेम अपॉर्चुनिटी की बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते, एक हार्मनी की बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसी के लिए बना हूँ, इसी के लिए जीता हूँ और इसी के लिए मैं मर भी सकता हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं देश के लिए अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन एक काले गोरों का भेद मिटा के मैं रहूंगा, मैं एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दम लूंगा। प्यारे बच्चों, आगे क्या होता है जब संघर्ष की कहानी लिखी जाती है, तो आपको पता है जब कोई अपोज करता है या अपोजिशन करता है तो उसके लिए जो संबंधित सरकार होती है, उस टाइम की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, वो अपने एक्शन लेती है अपने कानून का इस्तेमाल करके, या तो उसको प्रिजनर के रूप में जेल में कैद में भेज देती है, या फिर उसको जो है हैंगिंग कर देती है, लटका देती है, फांसी पे चढ़ा देती है। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर द एंड ट्रांसन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट्स। He and 7 other leaders were sentenced to in life imprisonment in the 1964 the during of the opposed the and party also resigned in the his country। क्या कहा कि जब नेल्सन मंडेला इस बात का विरोध कर रहे थे, उसके साथ 7 लीडर और थे, एक वो खुद थे, 6 और थे। तो ये 7 लोग मिलकर दक्षिण अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोरों की भेद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपोजिशन कर रहे थे। तो वहां जो गोरी सरकार थी, जो यूरोपियन सरकार थी, वहां इस यूरोपियन सरकार ने इन लोगों को क्या किया, 1964 में आजीवन कारावास की सजा सुना दी, ताजिंदगी उनको जेल में डाल दिया।
प्यारे बच्चों ये संघर्ष चलता रहा। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर इन द साउथ अफ्रीका मोस्ट एंड डिग्रेडेड एंड प्रिजन्स ऑफ द एंड रोबेन आइलैंड। रोबेन आइलैंड की खतरनाक खूंखार जेल हुआ करती थी, वहां उस जेल के अंदर उन्होंने लास्ट 28 साल अपना जीवन बिताया नेल्सन मंडेला ने, और संघर्ष करते रहे। लेकिन जब भी उनसे जेल में पूछा जाता था क्या आप इस बात के लिए सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हैं, तो वो ये कहते थे यस मैं इसके लिए प्राण देने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। प्यारे बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका में सभी लोग लगभग 90% काले ही होते हैं, तो फिर ये व्हाइट और ब्लैक का वहां डिफरेंस कैसे हुआ क्या कि यूरोपियन कंट्री के लोग जैसे इंग्लैंड के लोग जो हैं दुनिया के बहुत सारे देशों में जाके उन्होंने क्या किया, अपने कॉलोनियल रूल स्थापित किए, अपने उपनिवेश स्थापित किए, जैसे भारत में आए। लेकिन भारत में पंगा क्या था, हालांकि हमने विरोध तो किया, अपोजिशन तो किया इनका, लेकिन विरोध के साथ साथ यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन थी वो इनके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो इस टेम्परेचर को, इस क्लाइमेट कंडीशन को झेल नहीं पाए और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जगह जो विरासत थी उसको खाली कर दिया। यहाँ जो परमानेंट रूप से रह रहे थे, अपने सेटलमेंट जो बना चुके थे उनको छोड़ के यहाँ से चले गए। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, या अदर कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्री की बात करें या यूएसए की बात करें या और भी दुनिया की बहुत सारी कंट्री हैं जिनमें ये यूरोपियन लोग वहां अस्थायी रूप से, हालांकि शासन व्यवस्था बंद हो गई, वहां का राज समाप्त हो गया, आजादी उनको भी मिल गई, सारी काम हो गए, लोकतांत्रिक सरकार वहां बन गई, सभी चीजें हुई, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज, बहुत सारे गोरे वहां परमानेंट अपने सेटलमेंट बना के रहने लगे। तो क्लाइमेट कंडीशन इनके अपोजिट होने की वजह से इंडिया में तो रुके नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा मात्रा में रुक गई, तो लगभग 40-50 का रेशियो उनका बन गया। तो 40-50 के रेशियो के अंदर ये रहे, और चूंकि जब ये ऑलरेडी सरकार चलाए हुए थे, शासन चलाए हुए थे, तो आजादी के बाद भी ये विजनरी पर्सन कहलाए और काले गोरों को अपना भेद बनाकर या डिफरेंशिएट क्रिएट करके उनमें भेदभाव पैदा करके और गोरों की सरकार को या उनका अस्तित्व बनाए रखा, और काले लोगों को ना सिनेमा घरों में ये टिकट देके उनको पिक्चर देखने देते थे, ना ट्रेन में सफर करने देते थे, ना बस में यात्रा करने देते थे, ना उनको किसी सभा संगोष्ठी या किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने देते थे, ना किसी बड़े प्रोग्राम में वो इनको इकट्ठा होने देते थे। तो काले गोरों का एक भेद जो है बहुत बड़ा एक दानवाकार रूप ले रहा था साउथ अफ्रीका में, और एकमात्र चेहरा बन के आया नेल्सन मंडेला और उसके 6 सदस्य देश, जो इनके मित्र थे, उन्होंने सबने मिलकर इसके लिए सेक्रीफाई किया, और अंत में क्या हुआ, नेल्सन मंडेला की जीत हुई और साउथ अफ्रीका में जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो गया, और आज वो भी हमारी तरह स्वतंत्र रूप से सांस लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।